हेलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं सत्य प्रकाश गौर आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जल्दी कमेंट कर बताएं कि कैसे हैं सभी के हाल चाल। अच्छे हैं ना? मुझे पता है बिल्कुल आप डरने वालों में से नहीं, डटकर मेहनत करने वालों में से हो। उस पर मैं कुछ लाइनें कहता हूँ, वो पहले भी बोली हुई हैं, शायद आपने सुनी हो। तो वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, वो नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। यानी अगर वो पथी क्या जिस पथ पे बिखरे हुए सूल ना हो, जिस पर कांटे ना हो, वो पथी क्या, वो पथ नहीं है, फिर वो रास्ता नहीं है जिस रास्ते पर बिखरे हुए कांटे ना हो। और जब धारा मतलब उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जो नाविक जो चल रहा है उसकी धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, जब समय विरुद्ध ना चल रहा हो, जब चीज़ें विरुद्ध ना हो, तो फिर उसकी नाविक की जो धैर्य कुशलता है फिर वो कुशलता ही क्या रहेगी, है ना। तो वहाँ पर आपको संयम और धैर्य बनाए रखना है, वो बहुत ज़रूरी है ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर वो नहीं खोना है। तो आज वही समय है आपको जहाँ अपना धैर्य और सारी चीज़ों को बनाए रखना है, क्योंकि कहते हैं ना इसकी संयम है क्या, संयम एक युद्ध अपने ही विरुद्ध, संयम एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। तो वो समय है बेटा, मेरे छोटे बहन भाइयों में से बड़े भाइयों सबको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ये वो समय है यहाँ आपको डटकर सामना करना है, डटकर मेहनत करनी है और पेशेंस को बनाए रखना है। चीज़ें हो सकता है थोड़ी समय में आए, कभी कभार बहुत समय लग जाता है चीज़ों को प्रैक्टिस करने में, और जब आप चीज़ों को समझने बैठते हो ना, समय ज़रूर लगता है लेकिन एक न एक दिन जल्दी वो आ ही जाती हैं। तो स्टडी एक मैथमेटिक्स या कोई भी कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको अपना समय देना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप बनाए रखें अपने संयम को, धैर्य को, जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी निश्चित ही। और मैं आज अपने वादे के मुताबिक तीसरी क्लास लेकर नंबर सिस्टम की मैं उपस्थित हो गया हूँ। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम पर बात। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का वेटेज जो है हर एक एग्जाम में अपने आप में बहुत मायने रखता है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिससे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपसे ना पूछे जाते हों। डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही यूपी पुलिस कांस्टेबल का जहां पर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज मैं बिल्कुल आपने और सब टीचर मेरे जितने भी भाई हैं सब बहुत बेस्ट पढ़ा रहे हैं। मैं नहीं कहता कोई बेस्ट नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं वही कहता हूँ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट तो मजबूती दूंगा, है ना। मैं आपसे वादा करता हूँ आप इस क्लास को देखने के बाद नंबर सिस्टम में बहुत मजबूती रखने वाले हो, बहुत मतलब अपने आप को ताकतवर महसूस करोगे नंबर सिस्टम के अंदर कि यार हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, कराने वाले बहुत है लेकिन कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझाने वाला हूं मैं आपको हर एक चीज़ को, क्योंकि क्वेश्चन तो हो जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और आपको पता है मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी करा रहा हूँ और तरीके भी बता रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे निपटा सकते हैं। तो आइए चलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को मैं स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अगर देखो वही छोटी छोटी बातें हैं, मैं अगर आपसे बोलूं कि मैथमेटिक्स में टोटल डिजिट कितनी होती हैं, आपको पता टोटल अंक कितने होते हैं, वो 10 होते हैं, है ना। मैथमेटिक्स के अंदर टोटल कुल अंक कितने होते हैं, कुल अंक होते हैं बेटा मेरे मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो होते हैं 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 1 9, ये 10 अंक होते हैं। इनके अलावा कोई मैथमेटिक्स में कोई अंक नहीं होता। अब जिन अंकों से मिलकर अंकों से मिलकर हमेशा क्या बनती है बेटा, संख्या बनती है। क्या बनती है बेटा, संख्या बनती है, राइट। जैसे मैंने लिखा यहाँ 2 4 5 6 7, यानी आप देख रहे हो इन अंकों से मिलकर 2 4 5 6 7 का इस्तेमाल कर मैंने 5 अंकों की यहाँ पे संख्या बना दी। यानी कोई भी संख्या इंडिविजुअल इस मैथमेटिक्स में, पूरे मैथमेटिक्स में और पूरे गणित में आपको इन अंकों के अलावा कोई भी अंक और दिखाई नहीं देगा संख्या बनाने में। यानी अंकों से मिलकर जो बनती है, गुणा करने के बाद, जोड़ करने के बाद, घटाव करने के बाद जो प्राप्त होता है वो ही हमें संख्या प्राप्त होती है, उसी को संख्या बोला जाता है, राइट। ये बेसिकली बात है। इसके बाद संख्या के हम कुछ चीज़ों को नियम, बेसिक नियम समझते हैं, आपको पता है, जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। मैं बहुत थोड़ा सा फास्ट चलाऊंगा जहाँ मुझे लगता है ना, और ये मुझे लगता है आपको आते होंगे, नहीं भी आते तो समझ लो। संख्या की प्लेस वैल्यू यानी किसी अंक की प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान,
और होती है आपकी फेस वैल्यू। क्या होती है बेटा, क्या होती है मेरे प्यारे बहन भाइयों? फेस वैल्यू होती है। यानी किसी भी अंक की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है? प्रत्यक्ष मान बोल देते हैं, जाति मान बोल देते हैं। क्या बोल देते? प्रत्यक्ष मान या प्रत्यक्ष मान या जातीय मान। सिंपल सा, बहुत जल्दी मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कोई संख्या ली, ये वाली मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ देखो, मान लो 2 4 5 6 7, दो तरीके से समझाता हूँ। मुझे यहाँ 5 का क्या चाहिए? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों चाहिए। यानी 5 की मुझे फेस वैल्यू चाहिए और 5 की मुझे प्लेस वैल्यू चाहिए, राइट। आपका क्वेश्चन बड़ा आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। फेस वैल्यू मतलब जैसा फेस वही वैल्यू, जैसी फेस वैसी वही वैल्यू। तो 5 का फेस कैसा है? 5 है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। अब देखो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगी? यानी कौन से स्थान पे आ रहा है। आपको पता है इकाई का है, तो इकाई के में 1 का गुणा होता है, दहाई के में, इकाई के में 1 का गुणा, दहाई के में 10 का गुणा, सैकड़ा के में 100 का गुणा और हजार के में 1000 का गुणा। यही तो होता है अंक में। तो यानी आप देखो 1 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट और 100 डिजिट। 100 डिजिट है तो 100 में कितने गुणा होगा बेटा? 100 का गुणा होगा। यानी कितना हो गया आपको? 500 हो गया। और मैं बहुत छोटी सी चीज़ आपको बता के चलता हूँ हमेशा, मैं एक छोटी सी चीज़ हमेशा आपको बता के चलता हूँ कि भैया ऐसा करो, यहाँ पे 5 है, प्लेस वैल्यू देखनी तो 5 के पीछे कितने अंक है? 1 2, तो 2 जीरो लगा दो, सीधा सीधा आंसर हो गया, है ना। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि 4 और 5 के स्थान, फेस वैल्यू में तो कुछ है ही नहीं, 4 और 5 के स्थान के अंकों का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मानों का योग निकालिए। तो आपको पता 4 निकालना है, तो 4 के पीछे कितने अंक हैं? 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दिए आपने, ठीक है। 3 जीरो मेरे प्यारे बहन भाइयों लगा दी। और इनको जोड़ना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इनको जोड़ना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बड़े प्यार से। यानी 4500 आपका आंसर हो गया। यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू मैंने बहुत इन शॉर्ट टर्म में आपको समझा दिया। यानी प्लेस वैल्यू मतलब जिस स्थान के पीछे जितने अंक होंगे उतनी जीरो लगा देंगे, और या उसमें आपको पता है इकाई यानी यूनिट डिजिट में 1 का, 10 डिजिट में 10 का, 100 डिजिट में 100 का और 1000 डिजिट में 1000 का। और यहाँ पे आपको ऐसी इकाई के मतलब 10 डिजिट के मान हमेशा बढ़ते जाते हैं और मल्टीपल बढ़ते जाते हैं 10 डिजिट के, ठीक है। वो आपको सारी चीज़ें पता है। तो जातीय यानी स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान दोनों प्यार से आपको समझ में आए होंगे। मैं आपको बहुत हर एक चीज़ की बहुत गहराइयाँ दूंगा, है ना। और जो ज़रूरी है इस पेपर के लिए उन सारे मुद्दों पर बहुत गहराई में बात करूँगा। आपको सबने पढ़ाया होगा, बहुत तरीके से पढ़ाया होगा, लेकिन मैं आज तुम्हें बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दूंगा हर एक चीज़ का। मुझे पता है मेरे बहन भाई कहाँ बेसिक में कमजोर है, तो बेसिक ठीक नहीं होगा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। मैं हमेशा कहता हूँ दिमाग भरो, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो गई ना तो भाई साहब मैथमेटिक्स कुछ नहीं बचता फिर। क्योंकि मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स इज़ अ रियल लाइफ, और मैथमेटिक्स ही एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है, बहुत अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है। अब मैं थोड़ा सा और बात करूँ तो आपको पता है नंबर सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट बनता है वो आपका बनता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नंबर से पूछे जाते हैं। और इसको मैं हमेशा इस तरीके से आपको समझाता हूँ कि नंबर सिस्टम में नंबर को 2 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक था आपका रियल नंबर, है ना। क्या था बेटा? रियल नंबर। ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए, बात समझना। इस चार्ट में मैं आपके इतने क्वेश्चनों का आंसर क्लियर करूंगा, इतने क्वेश्चनों के आंसर क्लियर करूंगा कि आप कहोगे सर ऐसे भी इतने इजीली तरीके से चीज़ों को बताया जा सकता है। दूसरे से आपके इमेजरी नंबर, और हर एक मुद्दे पे बात करूंगा कि इन चीज़ों को ऐसे ही क्यों किया जाता है। इमेजरी नंबर, ठीक है। इमेजरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या, है ना, काल्पनिक संख्याएं। मेरी बात समझना, इमेजिनरी नंबर और वास्तविक संख्याएं दोनों क्या हैं, इनका मीन्स क्या है मैं आपको बता दूं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या ऐसा मानो कि मैं हमेशा इसको इस तरीके से समझाता हूं कि मैथमेटिक्स किसने बनाया? मैथमेटिक्स बनाया किसने? आपने और मैंने, आपने और मैंने बनाया ना। मतलब आप और मैंने नहीं, मतलब हम इंसानों ने बनाया अपना गणित जो है, हमारी बुक्स जो है सारी इंसानों ने बनाई। तो इंसानों ने बनाई तो मैथ एक डिफाइन किया गया है, हाँ या ना।
मैथ डिफाइन किया गया नहीं गया? आप कहोगे सर बिल्कुल किया गया है मैथ, एकदम मतलब हर एक बुक बनाई गई है और बुक में हर एक चीज़ की वैल्यू डिफाइन की गई है कि 1.5 को अगर मैं डेसिमल नंबर में लिखूंगा तो वो 0.5 होता है। ये आपको मैथमेटिक्स में मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? आप कहोगे सर मिल जाएगा। अगर मैं 10 को 5 से भाग देता हूँ, विभाजित करता हूँ, तो भाग देने पर कितना आएगा? 2 आएगा। ये भी मैथमेटिक्स में मिल जाएगा। हाँ या मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको पता है। अगर मैं भाई साहब किसी 4 संख्या का वर्गमूल निकालता हूँ, वर्गमूल मतलब जोड़े तो 2 निकलेगा, ये भी मैथमेटिक्स में डिफाइन है। हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल डिफाइन है। यानी जो हमारे मैथमेटिक्स में डिफाइन है, जो हमारे मैथमेटिक्स में उपस्थित है, वो कौन सी संख्या है? आपकी वास्तविक संख्या है। यानी जो हमारी रियल लाइफ में, यानी हमारे इर्द गिर्द जो मैथमेटिक्स गणित बना हुआ है, जिस वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं, जिस वैल्यू को हम परिभाषित कर सकते हैं, वो वैल्यू हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है, वो संख्या हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। लेकिन ऐसी संख्या जिसे जो हमारी मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो हमारी मैथमेटिक्स में है ही नहीं, तो वो हमेशा काल्पनिक, मतलब आपको पता है 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक मैं सपने में सोच रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ, यानी मैं रोज़ कुछ बन रहा हूँ, राजा बन गया किसी सल्तनत का, है ना, और राजा बनकर मैं भाई साहब राज चला रहा हूँ। यानी और जब आप ज़िंदगी में जगे, सुबह जगे, तो जगने के बाद आप फ़कीर वही लिया फावड़ा और वो जल्दी बेलदारी करने या कुछ करने या कोई बिजनेस करने, है ना, तो राजा तो गए, राजा तो गया, राजा जरा सपने में था। तो वो कौन सी चीज़ थी? हमारी काल्पनिक चीज़ें थी, यानी कल्पना में चल रही थी, हमारी वास्तविकता में तो कुछ था ही नहीं। जो चीज़ें वास्तविकता में हो वो वास्तविक संख्या, और जो काल्पनिक हो यानी कल्पना में हो वो काल्पनिक संख्या। अब देखो मेरी बात, अब मैं दोनों को डिफाइन करता हूँ आपको। सर एक एग्जाम्पल देकर बताइए कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा लो मैं बता देता हूँ भाई, आपको पता है मैं एक एग्जाम्पल सबसे बेस्ट देता हूँ। इसमें x² + के 1 = 0 है, यानी x² बराबर कितना हो जाएगा? -1। अब मुझे बताइए आप कि x का कोई भी, अपने पूरे मैथमेटिक्स में x का कोई भी मान उठाकर देखो जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी x की जगह मैं मान रखूं और वो मुझे -1 दे दे। x का कोई भी ऐसा मान है जो x की जगह मैं 1 रखूं या कुछ भी रखूं, जो भी रखूं मैं, और मुझे -1 मिल जाए? ऐसा है? नहीं है। आप कहोगे सर ऐसे क्या है? एक और नंबर लेके देखते हैं हम। मैं 1 = 0 तो x² बराबर कितना हो गया? 1। क्या x का कोई मान है? मैं कहूँगा बिल्कुल है। आप x बराबर -1 और 1 रख दीजिए, आपको +1 मिलेगा। -1 का x की जगह 1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना होता है? -1 × -1 कितना होगा बेटा? +1 होगा। और 1 का स्क्वायर भी कितना होगा बेटा? मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे अच्छे बहन भाइयों, वो भी 1 होगा। यानी आप देख रहे हो -1 और +1 रखने पर क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा। राइट? हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो ऐसे मुझे 2 मान मिल गए मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिसको रखने पर -1 और 1 रखने पर मुझे आंसर कितना मिल रहा है? मेरे प्यारे बहन भाइयों, मुझे आंसर मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। नहीं मिल रहा? आप कहोगे सर बिल्कुल, एकदम बात सेटिस्फाई हो रही है, बात समझ में आ रही है आपके, एकदम आ रही होगी, है ना। लेकिन यहाँ पर x का कोई ऐसा मान नहीं है जिसको रखने के बाद मुझे -1 मिल जाए। क्यों भाई साहब? ये दादाजी बैठे हुए हैं। दादाजी मतलब 2 बैठा हुआ है। 2 कैसा है? ये कहता है कि अगर मैं किसी की घात पे हूँ, यानी मैं किसी की पावर पे हूँ, आपको पता है एक ही पावर m को पावर बोला जाता है, यानी घात बोला जाता है ना, और x को इसकी वो बोला जाता है बेस, मतलब आधार बोला जाता है ना, आधार बोला जाता है। यानी a आधार है, इसकी पावर m है। यदि तू ये कहता है अगर मैं किसी की पावर में हूं तो मैं उस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं उस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर देता हूं। यानी मेरी एक खासियत है, अगर मैं किसी की घात में हूं, मैं किसी की पावर में हूं, तो मैं उस संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई कर देता हूं। यानी सर अगर मैं -1 रखता हूं तो भाई साहब -1 × -1 मैथमेटिक्स कहता है प्लस होता है ना। आपको पता है माइनस का गुणा अगर माइनस से करूंगा तो प्लस होता है, प्लस का गुणा प्लस से करूंगा तो क्या होता है? प्लस होता है। यानी आपको पता है माइनस का गुणा प्लस से करूंगा तो माइनस होता है ना। आपको पता है जब चिन्ह विपरीत होंगे, माइनस से माइनस होगा प्लस होगा, प्लस का प्लस से होगा तो भी प्लस होगा, लेकिन माइनस प्लस का गुणा माइनस से होगा क्या होगा? माइनस होगा। जब चिन्ह विपरीत होंगे
प्लस और माइनस होंगे तो हमेशा आंसर क्या आता है आपका माइनस आता है। जब चिन्ह समान होंगे, एक जैसे होंगे, यानी जब माइनस माइनस होंगे प्लस प्लस होंगे तो दोनों कंडीशनों में प्लस आता है और बाकी माइनस आता है। तो -1 का -1 से किया, क्या हुआ, +1 हुआ। मैंने कहा ना मैं बेसिक से लेके चलूंगा एक एक चीज को, आपको हर एक चीज को, ठीक है। तो अगर भाई साहब मैं 1 के पावर भी 2 करता हूं तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। यानी मुझे x का कोई भी ऐसा मान नहीं मिल रहा पूरे मैथमेटिक्स में मेरे में जिसको मैं रखने पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा पाऊं। यानी जब ऐसा नंबर मेरे मैथमेटिक्स में है ही नहीं तो मैं ऐसे नंबर को कल्पना में लेकर चलता हूं, यानी मैं ऐसे नंबर को कल्पना में अपने मान के चलता हूं। चलिए कैसे, मैं आपको समझाता हूं कैसे कल्पना में मान के चलता हूं। मैंने कहा कि भैया ऐसा नहीं है तो मैं यहां से 2 उठाऊंगा, आपको पता है यहां से 2 उठाऊंगा तो √-1 होगा, यानी a की पावर को m है बराबर b है, और यहां से m उठाया जाता है तो b की पावर क्या आ जाता है, m आता है, सॉरी 1/m आता है। कितना आता है, 1/m। 1/m क्यों आता है, क्योंकि मेरे प्यारे बहन भाइयों एक चीज़ बताओ, मेरे छोटे बहन भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, एक चीज़ बताओ मेरे अच्छे भाइयों, देखो अगर मैं इसकी वैल्यू 1/m कर दूंगा तभी तो मैं m उठा सकता हूँ, हाँ या ना। आप कहोगे हाँ, m से m कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से m हट गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/m आ गया। सही तरीका ये है, अगर मुझे यहाँ से m हटाना तो मुझे मल्टीप्लाई, अगर मुझे 2 को काटना हो तो मुझे 1/2 इस्तेमाल करना पड़ता है, हाँ या ना। 2 से 2 कटने के बाद तब मतलब मल्टीप्लाई में तब मेरे को 1 बचता है, तो m से m कट गया तो मेरा 1 बचा। b की पावर 1/m हो गया, हुआ नहीं हुआ, आप कहोगे सर बिल्कुल। यानी सर अगर मुझे पता है यहाँ से मैं स्क्वायर उठाऊंगा तो √-1 हो जाएगा, आपको पता है √-1, इसी को क्या बोला गया मैथमेटिक्स में, आयोटा। आयोटा बोला गया, क्या बोला गया, आयोटा बोला गया, है ना, आयोटा, आयोटा बोला गया, ठीक है, आयोटा बोला गया बेटा। आयोटा मतलब बेटा इसको आयोटा बोला गया। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1, √-1 यानी मैं इसको लिख सकता हूँ √-1 की वैल्यू जो आयोटा होती है वही क्या होता है, जैसे मेरे पास माइनस के √2 है तो मैं इसको लिख दूंगा 2 √-1। आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि √m लिख सकता हूँ तो मैं -1 लिख सकता हूँ, 2 × -1 लिख सकता हूँ तो 2 और √i2, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, √2 आयोटा। जहाँ आयोटा आ रहा होगा वो कैसा है, इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक नंबर जो हमारी मैथमेटिक्स में बिल्कुल डिफाइन ही नहीं है, तो आराम से हम इमेजिनरी नंबर को बता सकते हो। इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी, आयोटा होगा या √-1 दिखाई दे रहा होगा तो वो हमेशा आपका कैसा होगा, आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक नंबर होगा। मेरी बात, मुझे लगता है यहाँ तक कि मेरी बात आप तक पहुँची, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ बताइए √-5 कैसा नंबर है, बताओ वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, तो आप कहोगे कुर्बान हो जाओगे हंसते हंसते, अरे सर क्या बात है, मैं इसको लिख सकता हूँ √5 आयोटा। तो भाई साहब बिल्कुल समझ में आई, आगे बढ़ता हूँ, चलो ये बात आपको समझ में आई। मैं बेसिक से एक क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा मैं आपका, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। काल्पनिक संख्या आपको समझ में आई, अब मैं बात करता हूँ रियल नंबर पर। काल्पनिक संख्या यहीं पर डिफाइन हो जाती हैं, इसके बाद मैं काल्पनिक संख्या को यहाँ पर समाप्त करता हूँ, आगे चलता हूँ। जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लेके चलना है वो है मेरा प्यारे बहन भाइयों, वो है रियल नंबर। रियल नंबर जो है एक गांव का बहुत बड़ा सरदार था। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या एक गांव की बहुत बड़े सरदार थे, पंचायत इनके बिना हो नहीं सकती थी, कोई भी सामाजिक कार्य इनके बिना हो नहीं सकते थे, इतनी बड़ी हस्ती थे। ये कौन थे, ये वाले भैया, ये मूंछ वाला भैया जो है ये किसी गांव का सरदार था ये, और ये डंडा लेके चलते थे, राइट। ये कौन है, ये वास्तविक संख्या है। इसके 2 पुत्र हुए, मैं हमेशा बताता हूँ, इसके 2 पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, कौन कौन से, एक ये भैया खली टाइप में, एक खली टाइप में हुआ, दूसरा बली टाइप में हुआ, है ना, थोड़ा कमजोर बेचारा, दुबला पतला। रोज जो हमारे रियल वास्तविक संख्या जो थी, जो हमारे दादा जो किसी गांव के मुखिया थे वो इनको खूब बादाम खिलाते थे, लेकिन ये बेचारे कभी पनपे नहीं, ये कभी नहीं पनपे। और ये जो हैं इसका जब पंडित जी बुलाए, पंडित जी ने हवन भवन किया तो हवन करने के बाद इनके नाम निकले, शुभ नाम निकले। एक का निकला रेशनल नंबर, एक का निकला रेशनल नंबर, दूसरे का निकला इरेशनल नंबर। अरे सर हिंदी वाले कह रहे होंगे ये तो हमने सुने ही नहीं है,
इरेशनल नंबर, मैंने कहा रुक जाओ ठहर जाओ तरह, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये मेरी क्लास आपको नंबर दे के जाएगी, 100% दे के जाएगी। और ये है मेरी परिमेय संख्या। कौन सी है बेटा? परिमेय संख्या, राइट, नामकरण कराया। अब ये बेचारे जो रियल नंबर अपरिमेय संख्या थी, इनका बेचारे का कोई भी संतान नहीं हुई, यानी कोई भी संतान नहीं हुई। आपको पता है, अब आपको पता है कोई भी संतान नहीं हुई, है ना। आपको एक चीज़ और पता है कि भैया अगर मैं इसको और एक और देखो, 2 बच्चे तो हुए इसके, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट में जैसे एक ग्राफ और बनता है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि रियल नंबर जो थे वो 2 पार्टों में डिवाइड हो गए, एक इंटीजर, दूसरा डेसिमल। क्या ये सही बात है? नहीं, ये भी सही बात है। डेसिमल के अंदर मैं लिख दूंगा, आपको रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन 2 तरीके के हो जाएंगे, लेकिन मैं जो चल रहा हूँ उस तरीके से चलने दीजिए। हमको इसको अपने तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है। मैं इसको अपने तरीके से लेके चलूँगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? आपका होगा सर बिल्कुल। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, बताओ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी है? बताओ ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड उसमें एग्जाम में। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को भैया डिफाइन करना है। पहली बात, जब हम किसी जाति समुदाय को अगर हमें पहचानना हो मेरे प्यारे बहन भाइयों, तो हम उसके पहनावे को देखते हैं, उसके गेटअप को देखते हैं, उसकी बोली भाषा को देखते हैं। अब मुझे देखना है कि मुस्लिम लीग कैसे रहते हैं, मुझे देखना है भारतीय कैसे रहते हैं, यानी हिंदू कैसे रहते हैं, आपको देखना है क्रिश्चियन कैसे रहते हैं, इन सब का पहनावा, और पंजाबी कैसे रहते हैं, इन सब का पहनावा और तरीके सब कुछ अलग है, अलग अलग है, डिफरेंट है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो मुझे एक जाति समुदाय को पहचानने के लिए उसको एक कोड वर्ड, कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है, उनको देखकर मैं आसानी से पहचान लेता हूँ ये कौन से तरीके का है, यानी जिस तरीके का पहनावा होगा वो उसी तरीके का, उसी जाति या समुदाय का कहलाता है। यानी रेशनल नंबर को पहचानना हो तो रेशनल नंबर की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? ये P अपॉन Q के रूप में पाया जाएगा। P अपॉन Q कौन सा रूप होता है बेटा? भिन्न रूप होता है। मेरी बात ध्यान देना, भिन्न। मैं इस तरीके से समझाऊंगा, आप भूल नहीं सकते। भिन्न कौन सा होता है? जिसका अंश और हर हो, हमेशा अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? अंश बटे हर के रूप में। दूसरा क्या है आपका? P अपॉन Q हो गया। दूसरा जो है आपका कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नंबर तीसरा जो है कि P और Q दोनों, यानी अंश और हर दोनों ही कैसे होने चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, यानी इंटीजर होने चाहिए, हाँ या ना? आप कहोगे बिल्कुल। पूर्णांक संख्या मतलब दशमलव वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या को मैं डिफाइन करूंगा, अभी सारी चीज़ों को करूंगा। मैं आपको छोटा सा एक चीज़ बता देता हूं, यानी पूर्णांक संख्या जो है आपकी, आप अभी चलो मैं इसको आता हूं, वैसे भी आपको बता दूं तो 0 +-1 +-2 +-3, यानी +3 भी एक पूर्णांक संख्या है, -3 भी एक पूर्णांक संख्या है, +4 भी एक पूर्णांक संख्या है, -4 भी एक पूर्णांक संख्या है, +5 भी -5 भी एक पूर्णांक संख्या है। ये सभी पूर्णांक संख्या है, राइट। यानी प्लस माइनस कोई सी भी हो, डॉट डॉट चलती जाती है, और 0 भी एक पूर्णांक संख्या हो जाती है, राइट। 0 भी एक पूर्णांक संख्या हो जाती है मेरे प्यारे बहन भाई। अब मेरी बात समझो, यहाँ पर जिस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यहाँ जो संख्या P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है, जा सकती है, उससे हमेशा अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब मेरी बात समझो, यहाँ पर मैंने P अपॉन Q समझ में आ गया, भिन्न रूप होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं है? Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं है? मेरे को बात बताओ, ऐसा कौन सा तूफान आ जाएगा नीचे 0 हो जाने से वो परिमेय संख्या नहीं रहेगा? मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। 1/0 हमारे मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं किया गया, यानी ये अपने आप में अनडिफाइन है, यानी अपरिभाषित बोला जाता है। अपरिभाषित, ध्यान रखना बेटा, अपरिभाषित बोला जाता है मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये अपरिभाषित बोला जाता है, अनडिफाइंड बोला जाता है, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड, यानी इसकी कोई परिभाषित ही नहीं है। यानी 1/0 को अगर मैं मैथमेटिक्स में खोजने जाता हूँ तो इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी नहीं, यानी कभी मिलेगी नहीं। तो यानी इसको मैं इनफाइनाइट यानी अनंत भी बोल देता हूँ, यानी इनफाइनाइट बोल देता हूँ, अपरिभाषित बोल देता हूँ। इसलिए नीचे 0 होने पर
नीचे जीरो होने पर जब जिसकी हमें वैल्यू पता ही नहीं है तो उस नंबर के बारे में हम क्या बोलेंगे, तो इसलिए कभी भी हर जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। अब मेरी बात समझना, मुझे किसी नंबर को चेक करना है तो मैं बड़े प्यार से करूँगा, सर बताओ 2/3 कैसा नंबर है, तो मैंने कहा देखो अंश बटे हर यानी भिन्न के रूप में है आप बिल्कुल है। क्यू जीरो के बराबर नहीं है, हर जीरो के बराबर नहीं है, हर 3 के बराबर। पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, यानी 2 भी पूर्णांक और 3 भी पूर्णांक है, तो तीनों शर्त लागू हो रही हैं, यानी ये नंबर कैसा है आपका, परमेय संख्या है। ये नंबर कैसा है आपका, परमेय संख्या है। यानी 5/4 ये कैसा नंबर, ये भी परमेय संख्या के ऊपर ये भी नीचे ये, यानी मेरे को बताओ √4/5 ये कैसा नंबर है। अरे सर आपने तो बोला अभी देखो, मैंने बोला पहले पी अपन क्यू के रूप में है, क्यू जीरो के बराबर नहीं है, √4/5 क्या 4 जो है वो कैसा है, रूट मतलब वर्गमूल में है, क्या पूर्णांक संख्या है। जब तक ये वर्गमूल में पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन 4 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है, 2/5 कितना होता है, 2/5 होता है, यानी ये कैसा है, एक्चुअली में ये भी परमेय संख्या है। मेरी बात समझ में आ रही है आप तक, यानी जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। वर्गमूल का मतलब होता है जोड़े निकालना, जोड़े से कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, यानी 2 है, यानी लिखा जा सकता है। आप कहोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिल्कुल एकदम। लेकिन एक चीज बताओ मेरे को, मैंने कहा √2 को, √2 कैसा नंबर है, √2 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता। यानी एक √2 ऐसे नंबर हैं, यानी मैं इसको एक चीज से समझाता हूँ कि ऐसा हुआ कि जब संख्याएं यानी एक वर्गमूल संख्या जाने लगी, वर्गमूल नाम का एक व्यक्ति था और वो बाजार गया, उसकी वहाँ पे लड़ाइयाँ हो गई, बहुत सारे योद्धा आए इधर से उधर से उधर से उधर से, और जो नंबर आए जो उस वर्गमूल से कट गए, जिनसे वर्गमूल कहलाया गया, उन्होंने एक तरफ डाल दिया, जो वर्गमूल से कटे नहीं उसको एक तरफ डाल दिया। यानी जो बड़ा बड़ा योद्धा था, कौन था, वर्गमूल एक बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा योद्धा था, इसकी कोई बात नहीं है। अब इससे कुछ नंबर कट गए, पूर्ण तरीके से इसने पूरों को मार दिया, जो नहीं मरे वो घायल होकर एक तरफ चले गए, जो मर गए वो एक तरफ कर दिए इसने। यानी अगर जिन नंबरों का वर्गमूल निकल गया वो डेफिनेटली कैसी थी, आपकी परमेय संख्या, और जो नहीं मरे यानी जो नहीं कट पाए वो कौन सी हुई, आपकी अपरमेय संख्या। जैसे मैंने √2 निकाला, ये कटा नहीं, √3 निकाला, ये भी कटा नहीं, √5 निकाला, ये भी नहीं कटा, √7 निकाला, ये भी नहीं कटा, तो ये सभी नंबर कैसे हो गए मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये इरेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्या हो चुके हैं। समझ रहे हो, रिलेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्या। यानी अगर मैं √2 √3 √5 √7 √11 इन सभी नंबरों को क्या लिख सकता हूं मैं, इनको अगर वर्गमूल निकाल दिया जाए तो ये हमेशा कैसे बन जाते हैं, आपके इरेशनल नंबर बन जाते हैं, यानी अपरमेय संख्या बन जाती है। मेरी बात आप तक पहुंची होगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, है ना। अभी मैं कुछ पॉइंट है, मैं अभी इसको पूरा क्लियर कर दूंगा, है ना। मेरी बात एक और चीज याद रखना, अब यहाँ पर डेसिमल नंबर जो होता है उस पर कभी कभी चर्चा होता है कि सर डेसिमल नंबर पर चर्चा करिए, ये कैसा हो। यहाँ तक आपको डेफिनेशन समझ में आई, यहाँ तक आप तक बात पहुँची, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल, आप तक यहाँ तक बात पहुँची। अब मेरी बात समझना यहाँ पे, है ना। अब मेरी एक बात समझना यहाँ पे, डेसिमल नंबर जो होता है, डेसिमल नंबर जो होता है, दशमलव नंबर के बारे में भी मैं रोक कर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें समझानी है। एक होता है डेसिमल नंबर जो होता है, एक रिपीटेशन होता है, अनापुनावर्ती और पुनावर्ती नंबर, है ना। रिपीटेटिंग नंबर और नॉन रिपीटेड नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर, है ना, यानी अनापुनावर्ती और पुनावर्ती नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं। रिपीटेटिंग नंबर मतलब जब एक तरीके का नंबर बार बार रिपीट हो, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, या 1/3 को लिख सकते हैं हम 0.9999999999, ये रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन जब मैं मान लो रूट मैंने निकाला 3 को 1.732 इस तरीके से कुछ निकलता आता है, हाँ या ना। आपको पता डेसिमल नंबर 2 तरीके से लिखा जा रहा है। एक तो जब कुछ चरणों के बाद जाके कैसा हो जाता है, कुछ दशमलव आपका खत्म हो जाता है, या एक ही तरीके का नंबर यानी रिपीटेशन नंबर आपको रिपीट करता है, या ऐसा कि कोई नंबर रिपीट ही नहीं कर रहा। यानी जब एक तरीके का नंबर रिपीट कर रहा है मेरे प्यारे बहन भाइयों, तो वो हमेशा आपसे पूछा जाए,
आपसे पूछा जाए कैसा नंबर है, जब नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो तो वो बेटा मेरे रेशनल नंबर होता है। कैसा होता है? रेशनल नंबर होता है। याद रखना, नोट कर लीजिए, वो हमेशा परमेय संख्या होता है। नोट कर लीजिए, वो कैसा होता है बेटा? परमेय संख्या होता है, यानी रेशनल नंबर होता है। जब नंबर दशमलव के बाद डिफरेंट अलग अलग आ रहा हो तो मेरे प्यारे बहन भाई नोट कर लीजिए, वो इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है बेटा? इरेशनल नंबर होता है। ध्यान से समझ लीजिए, वो कैसा होता है बेटा? इरेशनल नंबर होता है। ध्यान दें, मैंने आपको बताया 0.11010101 यानी एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान के बाद फिर नंबर को रिपीट करे जा रहा है तो वो नंबर हमेशा रेशनल नंबर होगा। और जब दशमलव के बाद जब नंबर अलग अलग रिपीट होता है, यानी 2, 3, 5 कुछ भी डिफरेंट होता है, वो तो इरेशनल नंबर होता है। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना है ना। मैं अभी क्वेश्चन भी पर भी आऊँगा, पर मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो बात समझो यहाँ पर, है ना। वो जो मैं कह रहा हूँ, अब मेरी एक बात, एक चार्ट देता हूँ मैं आपको, क्योंकि समय हमारे पास इतना है, उसी प्रकार से हम पढ़ रहे हैं ना। अब मेरी बात समझना यहाँ पे कि अब इसके दो नंबर हुए, एक रेशनल हुआ, एक रेशनल हुआ। अब मैंने कहा कि रेशनल नंबर था, यानी जो परमेय संख्या थी मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेय संख्या जो थी, और जो एक अपरमेय संख्या थी यानी इरेशनल नंबर था, इसकी बेटा कोई संतान नहीं हुई, इसकी कोई संतान नहीं हुई, इस बेचारे की कोई संतान नहीं हुई तो ये यहीं रह गया। लेकिन इरेशनल नंबर की भाई काफ़ी संतान हुई। पहली, जैसे मैं बोलता हूँ प्राकृत संख्या, या मैं पूर्णांक संख्या बोल देता हूँ, मैं प्राकृत से चलता हूँ। प्राकृत संख्या है ना, जिसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरी हुई होल संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, सॉरी मेरी बात समझना, पूर्ण संख्या। मैं एक ही बार में डिफाइन कर दूंगा इसको, ठीक है। मैं एक ही चार्ट में सारे नंबरों को डिफाइन कर दूंगा और बहुत सही तरीके से आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, है ना। फिर इसके बाद आया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर मेरे प्यारे बहन भाइयों, इंटीजर नंबर। दूसरी हुई इसके बाद इवन नंबर, इवन संख्या। इसके बाद ऑड नंबर यानी विषम संख्या। इसके बाद मेरे प्यारे बहन भाइयों प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। इसके बाद बेटा को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। कौन सा बेटा? सहभाज्य संख्या। इसके बाद सहभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी इसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या। मुझे लगता है बेटा इतने नंबर आपके लिए काफ़ी हैं, अभी के लिए इतने नंबरों की जानकारी होना काफ़ी है ना। कंपोजिट नंबर ध्यान से समझना, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। प्राकृत ने नेचुरल ने हमें, प्राकृत ने हमें, जो हमारी प्रकृति है उसने, जो प्राकृत है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है, उसने हमें गिनना सिखाया। यानी हम कभी भी गिनती पढ़ते हैं, जब हमारे टीचर गाने मारते चल 1 2 3 बोल, तो 1 2 3 यानी गिनती जो होती हैं 1 2 3 4 5, जो आप 1 से स्टार्ट करते हो और कहाँ तक जाते हो? इन्फिनिट तक जाते हो। डॉट डॉट का मतलब जब भी डॉट डॉट लगा हो तो अनंत तक जहाँ तक गिन सकते हो वहाँ तक गिनो। यानी 1 से स्टार्ट होते हैं वो सभी कैसे होती हैं? आपकी प्राकृत नेचुरल नंबर होते हैं, याद रखना। दूसरी चीज़ क्या है कि भैया जब मेरे अंक 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 9 तक थे, अब मैंने प्राकृत संख्या में 1 से लेकर 9 तक, तो भैया क्या हुआ? मैंने गिनती बना ली, मतलब मेरी गिनती में रख दिया मैंने, इनको एक टाइप का बना दिया, प्राकृत संख्या बना दिया, नेचुरल नंबर बन गया। लेकिन इसमें क्या रहेगी? 0 रहेगी। मैंने 0 को शामिल नहीं किया, अब 0 मुँह फुला के बैठ गए,
ऐसे करके। तो भैया हमने कहा भाई जीरो क्या, बोला मुझे तो कोई लिया ही नहीं है, मुझे तो किसी ने इनवाइट ही नहीं किया, मुझे तो बुलाया ही नहीं। मैंने कहा ठहर जाओ कोई बात नहीं, हमने इसको एक स्पेशल कंडीशन देने के लिए हमने इसके लिए एक और सेट बना दिया। मैंने कहा हम तुम्हारे लिए एक और बड़ा प्रोग्राम करेंगे, इसमें आपको इन्वाइट किया जाएगा, इसमें आपको अतिथि बनाया जाएगा, यानी मुख्य अतिथि आप ही रहेंगे। यानी मुख्य अतिथि मतलब मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैंने जीरो से स्टार्ट कर दिया किसको, प्राकृतिक संख्या को। यानी सभी प्राकृतिक संख्या में नेचुरल नंबर जब मैंने जीरो स्टार्ट कर दिया तो वो मेरा कैसा हो गया, मेरा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो गया। जब प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल हो जाती है वो पूर्ण नंबर हो जाता है। अब इंटीजर नंबर क्या हुआ, इंटीजर नंबर मैंने ऑल प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्या, और प्राकृतिक संख्या को सेट जो धनात्मक का वो सेट, दूसरा प्राकृतिक संख्या को ऋणात्मक को ले लूँ मैं सबके साथ और प्लस जीरो को ले लूँ, तो ये सभी कैसे कहलाते हैं, हमारे पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर कहलाते हैं। यानी 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक चलूँ और इनका ही नेगेटिव चलूँ, -1 -2 -3 -4, ये भी कैसे हो जाती है आपके पूर्ण संख्या, और जीरो भी पूर्ण संख्या हो जाती है। इवन नंबर आप जानते हो जिसमें 2 का भाग चला जाए, जो संख्या 2 से भाग हो जाए, विभाजित हो जाए, वो आपका इवन नंबर। जो 2 से विभाजित ना हो वो आपका और नंबर यानी विषम संख्या है ना। ये बात समझ में आई, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब मैं इसको थोड़ा सा रोक कर मैं 1 2 क्वेश्चन आपसे पुटअप करता हूँ, है ना, 1 2 क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करता हूँ, ठीक है, फिर मुझे बताना, है ना। अब बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। यानी परमेय नहीं अपर में पूछा है, तो हम देखेंगे कौन सी अपरिमेय संख्या है। क्या रूट 16/√2 या रूट 49/36 या रूट 80/√5 और रूट 72/√9, इनमें से कौन सी है। देखो देखते हैं भाई, मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर दोनों के ऊपर वर्गमूल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a/√b है, तो मैं इसको √a/b लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते, बात दोनों की एक ही है, यानी 16/2 है ना, 16/2 यानी मैं इसको इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं इसको 4 लिख देता हूँ। कितना लिखा 4, तो रूट कितना होगा 4, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा मेरा 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, √4 हो जाएगा। तो √4 का वर्गमूल कितना आता है बेटा 2 होता है, राइट। आप देखोगे मैं इसको दोनों को निकाल सकता हूँ, यानी √49/√36 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, हाँ या ना। √49 यानी कितने का, 7 का, ये कितने का होता है 6 का, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ √80/5, यानी कितना हुआ बेटा यहाँ पे √80/5 यानी कितना होगा 16 5 80 यानी 4 आ गया, राइट। लेकिन मैं इसको लिख सकता हूँ 72/9, 72/9 नॉट 72 यानी कितना होगा √8 आएगा। √8 का किसी का वर्गमूल होता नहीं। देखो √16/4 का 2 लिख सकता हूँ मैं, √49/36 को 7/6 लिख सकता हूँ, √80/5 को 4 लिख सकता हूँ, लेकिन √8 को कोई वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, यानी इसका कोई रूट नहीं निकल सकता। इसका मतलब ये कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी, बाकी सब कैसे होंगी, परिमेय संख्या होंगी, यानी ये मेरा आंसर हो गया। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा और आसानी से आप आंसर दे दोगे। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको 3 कंडीशन है, 0 1/0 और एक फॉर्म और बन जाती है आपकी 0/1। सबको पता है मेरे प्यारे बहन भाइयों, कंफ्यूज मत होना, ये आपको अभी बताया मैंने, इसका मैं आंसर तो मैं अभी दे सकता हूँ। मैंने जैसे कहा कि बाकी परिमेय संख्या जो थी उसकी काफ़ी सारी संतान हुए, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, और नंबर, है ना, को प्राइम नंबर, ये सभी नंबर हुए। ये किसकी संतान है बेटा, आपकी ये संतान है बेटा रेशनल नंबर की। ध्यान देना, ये सभी संतान किसकी, रेशनल नंबर की। यानी नेचुरल नंबर कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। होल नंबर एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, और क्योंकि इसका ही एक हिस्सा है। इंटीजर नंबर कैसी संख्या है, वो भी कैसी है आपकी वो भी एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। तो आपको पता 0 कैसा एक इंटीजर नंबर है, तो ये कैसा होगा आपका परिमेय संख्या होगा। 0/1 यानी ऊपर 0 आ रही, नीचे 0 नहीं आ रही, ये भी कैसा होगा आपका रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, हाँ या ना। लेकिन 1/0 अनडिफाइंड अपरिभाषित मैंने अभी बताया आपको, राइट। और बाकी आपको तो प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या, ये सारे नंबर कैसे होते हैं आपके। अगर मैं एक बात में कहूँ कि ये परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल होती है, होती या नहीं होती, बिल्कुल होती है। यानी याद रखना ये सभी नंबर कैसे होते हैं आपके, परिमेय संख्या होती हैं। इसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बनती है कि बताओ पाई कैसा है, पाई की वैल्यू 2 है,
एक पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, जो कि आपको पता है यहाँ सुपर कंप्यूटर भी हार गया, अभी तक इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाया पाई की। और दूसरी वैल्यू होती है पाई की 22/7। अगर वो डिफाइन करता है कि बताओ पाई की वैल्यू 22/7 है, डिफाइन करता है अगर बताओ पाई की वैल्यू 22/7 है तो पाई कैसा नंबर है, तो हमेशा याद रखना पाई कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। कैसा होगा मेरे प्यारे बहन, अगर वो डिफाइन करे कि पाई की वैल्यू 22/7 है तो बताओ पाई कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन पाई की वैल्यू वो डिफाइन करे 3.142 कुछ करके होगी तो वो हमेशा कैसी होगी बेटा, अगर वो डिफाइन ना करे 22/7 और पूछे पाई कैसा नंबर है तो मेरे प्यारे बहन भाइयों बोलना उसे फेंक के मारना कि भैया इरेशनल नंबर होगा। कैसा होगा मेरे प्यारे बहन भाइयों, इरेशनल नंबर होगा। ध्यान रखना, मैंने इतने सारे कॉन्सेप्टों को, मुझे लगता है आपको अपर में और अपर में रोकने वाला कोई नहीं है, आप प्यार से उनको सबको निपटा सकते हो। अब मैं इंपॉर्टेंट थोड़े से कॉन्सेप्ट पर चलता हूँ, इन्हीं नंबरों पर जहां क्वेश्चन और ज्यादा बनते हैं आपके। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, जहां से हमें क्वेश्चन कभी बहुत ज्यादा पूछने वाला टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है यहां से कर लेता है वो, है ना। तो बताओ प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कैसी है, यानी अभाज्य संख्या कौन सा नंबर होता है, उसी से रिलेटेड था। ठीक है, अब मुझे प्राइम नंबर की बात करो या रिलेटिवली सॉरी प्राइम नंबर है ना, इसको प्राइम नंबर की बात करनी है हमें यहाँ पे, अभाज्य संख्या। तो मैं जैसे आपने देखा था पहले कुछ राक्षस होते थे, दुष्ट होते थे, है ना, तो उनको मारने के लिए कोई कंडीशन होती थी, या तो शिव जी मारेंगे या कृष्ण जी मारेंगे, यही हुआ करता था। तो उसी प्रकार से जब किसी नंबर को मारने की बात आए तो केवल कुछ कंडीशन हो, या शिव जी या कृष्ण जी, तो वो नंबर कौन सा होता है आपका प्राइम नंबर। अब यहाँ शिव जी और कृष्ण जी कौन से हैं, कोई भी नंबर या तो एक से, या तो खुद से मरेगा, या एक से, या इटसेल्फ स्वयं से। मैं सिंपल समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, कोई भी नंबर या तो स्वयं से डिवाइड हो या एक से हो डिवाइड हो, है ना, स्वयं से या एक से डिवाइड हो, वो नंबर कैसा कहलाता है, वो नंबर कैसा कहलाता है मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो हमेशा प्राइम नंबर कहलाता है। यानी या तो एक से विभाजित हो या आपका एक से या खुद से विभाजित हो, स्वयं से हो, तो वो नंबर हमेशा कहलाता है प्राइम नंबर कहलाता है। ध्यान दीजिए, एक या खुद से जो डिवाइड होता है वो हमेशा आपका प्राइम नंबर कहलाता है, या दूसरी डेफिनेशन जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, यानी दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर कौन कौन से होंगे भाई, दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक या खुद संख्या, वो सभी नंबर कैसे कहलाते हैं आपके, वो सभी नंबर मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे अच्छे बहन भाइयों, मेरे प्यारे बहन भाई, ये बताओ वो नंबर कैसे कहलाते हैं आपके, जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, या दो गुणनखंड कौन कौन से, एक या खुद। यानी मैं नंबर की बात करूं, एक तो कुछ होता ही नहीं, मैं सबसे पहले नंबर चेक करता हूं, दो के फैक्टर कौन से कहलाएंगे, दो आपको पता है या तो एक का भाग जाएगा इसमें या दो का ही भाग जाएगा। लेकिन तीन को देखूं मैं, तीन में एक का भी जा रहा है और तीन का भी जाता है, और किसी का जाता नहीं जाता, यानी एक के पाड़े में आता है और तीन के पाड़े में भी आता है। लेकिन मैं चार को देखो, यानी आप एक का भी दे रहे हो इसमें, दो का भी दे रहे हो, लेकिन चार का भी जा रहा है, यानी इसके फैक्टर, इसके गुणनखंड कितने हो गए, तीन हो गए, एक दो तीन। और जबकि एक और दो, खुद चार और एक के अलावा ये दो से भी विभाजित हो रहा है, यानी कैसा हुआ, ये अभाज्य नंबर नहीं हुआ, ये कौन सा हो गया आपका, अभी आएंगे इसके ऊपर, ये हो गया आपका भाज्य नंबर। ठीक है, जो अभाज्य नहीं होते वो कौन से होते हैं, भाज्य नंबर होते हैं। मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, पाँच को चेक करोगे, पाँच को देखो, पाँच एक से जाएगा या पाँच से जाएगा और किसी से जाता नहीं जाता। इसके बाद आता है आपका सिक्स को देखो, सिक्स या तो एक से जाएगा या दो से जाएगा या तीन से जाएगा या सिक्स से जाएगा। इसके फैक्टर कितने, एक दो तीन चार हैं, तो ये भी नहीं होगा। यानी आपको पता है केवल और केवल जैसे नंबर आपका एक दो, एक तीन, एक पाँच, ये सभी नंबर कैसे होते हैं आपके, अभाज्य नंबर होते हैं, जिनके गुणनखंड कितने हैं आपके, एक या खुद संख्या या एक होता है। यानी मैं अगर एक सेट बनाऊं अभाज्य नंबर होगा तो वो कैसा होता है आपका, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, 31 के बाद कौन सा आएगा, 31 के बाद आएगा 37, 37 के बाद क्या आएगा आपका, 37 के बाद 41,
ठीक है, ऐसे नंबर आते हैं आपके पास, ये सेट बन जाता है, ये सेट बन जाता है। कैसा है आपका अभाज्य नंबर। अब मुझसे कोई पूछे कि आपर में संख्या कौन, जितने भी अभाज्य नंबर अगर मैं उनका वर्गमूल ले दूं, मेरे याद रखना प्यारे बहन भाइयों, जिनका मैं वर्गमूल ले दूं तो वो हमेशा कैसे बन जाते हैं, इरेशनल नंबर बन जाते हैं। अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल लेने पर वो हमेशा इरेशनल नंबर यानी आपर में संख्या बन जाती है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, है ना। मेरी बात समझो यहाँ पे। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ पुटअप होते हैं कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आंसर होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बेटा, वो है आपकी 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है वो है बेटा आपकी 3। आपको पता 2 तो नहीं हो सकती। सबसे छोटी यानी सम अभाज्य संख्या है, एक बताओ, सम अभाज्य संख्या है वो कौन सी है बेटा, 2 है। केवल और केवल 2 होती है और उसके अलावा कोई भी सम संख्या जो है अभाज्य नहीं होती है। यानी समझ में आया, आप कहोगे बिल्कुल। अगर पूछा जाए आपको कि सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी 2 अंक की, सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी है, इतने सारे क्वेश्चनों के आंसर दे रहा हूं मैं आपको, वो है 11। सबसे बड़ी 2 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी है, अब सबसे बड़ी 1 अंक की पूछेगा तो 7 है। सबसे बड़ी 2 अंक की कौन सी है बेटा, आपकी 97। कितनी है बेटा, 97 है, याद रखना 97 है, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, आपका को सर बिल्कुल समझ में आ रही है ना, बिल्कुल। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे मैं अभी और आगे चल रहा हूँ और आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, बहुत बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट देता हूँ जहाँ से आप नंबर लेकर ही जाओगे, ठीक है। तो देखो मेरी नोट लिखो फटाफट। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, और सम भी यही है और सबसे छोटी भी यही है। विषम कौन सी है, 3 है, राइट। कौन सी है, 3 है। सबसे बड़ी 2 अंक की छोटी 11 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी, 11 है। सबसे बड़ी 97 है, राइट। 2 अंक की, किसकी, 2 अंक की, छोटी और बड़ी, राइट। उसके बाद सबसे छोटी 3 अंक की कौन सी हो जाती है, 1, और सबसे बड़ी कौन सी हो जाती है भाई साहब, 9997। सबसे छोटी 3 अंक की है ना अभाज्य संख्या, राइट। सबसे बड़ी है ना, लिख लेना अभी, ठीक है। सबसे बड़ी 4 अंक की, देखो 4 अंक की कौन सी है बेटा आपकी, 1009। सबसे छोटी 4 अंक की है ना। सबसे बड़ी कौन सी है मेरे प्यारे भाइयों, 9979 है ना। सबसे छोटी और सबसे बड़ी है ना 997, ठीक है। सॉरी 99393 है ना, 9973, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी 5 अंक की कौन सी है बेटा, 10005, 10005। और यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी है, 999 है ना, 999 ठीक है। ये इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछ सकता, कभी पूछेगा तो। ये सबसे छोटी अंक की 5 अंक की, सबसे बड़ी 5 अंक की, यानी मैंने आपको पूरा 5 अंक तक की डेटा तो दे दिया, ठीक है। आपको क्लियर है। यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीटली पता है। यानी 2 3 11 97 101 997 1009 9977 और 1007 और 9900, यानी आपको 5 अंक की है तो 9,99,991, ये सबसे बड़ी हो गई 5 अंक की, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातों पर चलते हैं, है ना।
और कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर चलते हैं। यार मैं रफ कर रहा हूँ ये, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, वीडियो को रोक कर आराम से, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात पर चलता हूँ। मैं प्यार से बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन आपसे कहीं बच ही नहीं सकता। मेरी बात समझने यहाँ पे, सभी प्राइम नंबरों को याद रखना, सभी प्राइम नंबरों को, सभी प्राइम नंबरों को नंबर को 6n+-1 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। यानी अगर मुझे कोई नंबर दिया, जैसे मुझे दिया, बताओ कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, यानी अभाज्य नंबर है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 6 से काट के देखूंगा। क्या करूँगा, इसको 6 से काट के देखूंगा, यानी मैं 6 से इसको उड़ाऊंगा तो 6×3=18 बचा 1 और 6×3=18, यही बच रहा है, हाँ या ना? आप कहोगे बिल्कुल। यानी आपको पता है इसको 6×33 लिख सकते हैं और शेष पर कितना बच रहा है, 0, यानी ये कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। मैंने लिखा 201, बताओ प्राइम नंबर है या नहीं है? तो मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं, इसको इसके रूप में लिख के देखते हैं। तो देखो 6 का अगर मैं इसको तोड़ूंगा, 6 को लिख सकता हूँ 201 को, 6×3=18, 6×3=18 बचे कितने, 6×3=18 और यहाँ आपका बच रहा है 6×3=18, बचे यहाँ पर 2 और 6×3=18 और 2 वो 3 बार गया और प्लस के कितना बचेगा, 3 बचेगा शेष पर। कितना बचेगा बेटा मेरे प्यारे बहन भाइयों, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी 6×33 प्लस के 3 के रूप का है, ना कि +1 के रूप का है। ये कभी नहीं हो सकता। जैसे मैंने लिखा 97, इसको चेक करते हैं चलो, है ना। 6 से लिखेंगे इसको, 6×6 बचे 3 और 36 16 × 36 16 छिक्के 96 प्लस के 1 लिख सकता हूँ। यानी 6 का मल्टीपल है 16 × 6 प्लस के 1, यानी आपको मैंने अभी बताया 6n+1 के रूप का है, तो वो कैसा होगा, आपका अभाज्य नंबर होगा। और समझाने का प्रयत्न करता हूँ। 19 लिखा मैंने, 19 को लिख सकता हूँ 6×3 प्लस के 1, आपका वो सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। मैं और बताता हूँ, मैंने लिखा 23 कैसा नंबर है ये चेक करना है मुझे, तो मेरे को बताओ। मैं इसको लिख सकता हूँ 6×4 के 1 है या नहीं है, तो ये कैसा नंबर है, बिल्कुल लिखा है। 24 को -1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, या तो उससे एक ज़्यादा हो या उससे एक कम हो, 6 का मल्टीपल होना चाहिए, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 का अगर मल्टीपल है, 6 के मल्टीपल से 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होना चाहिए या एक कम होना चाहिए। सही है भाई, या तो एक से ज़्यादा होना चाहिए एक, या उससे कम होना चाहिए, राइट। ये बात समझ में आई, आप आराम से निकाल सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आप इस तरीके से आराम से प्यार से पहचान सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातों के लिए चल रहा हूँ, ये यहाँ तक आपको बात समझ में आई। मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा अब, है ना, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा कॉन्सेप्टों को लेकर। अब मेरी बात समझने यहाँ पर, ये मेरा हो गया ये वाला, ठीक है। अब मेरी बात समझना, देखो 1 से लेकर 50 तक के बीच में, 1 से लेकर 50 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है, 50 से 100 तक के बीच में कितनी होती है, आपको 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी होती हैं, आपको 100 से लेकर 150 तक के बीच में कितनी होती हैं, या 150 से लेकर 150 मत लिखो तो सीधा सीधा लिखो 100 से लेकर हम 1 से लेकर 200 तक करेंगे। 100 तक 150 तक पूछता ही नहीं है, हम इसको 1 से लेकर 200 तक लिखेंगे, और 1 से लेकर हम लिखेंगे यहाँ पर कितने, 1000 तक लिखेंगे, राइट। 1000 तक लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1000 तक, राइट। कितने नंबर होती हैं, यानी आपको पता है कितने होते हैं, फटाफट बताओ, जल्दी कमेंट कर बताओ कि कितने नंबर होते हैं, जल्दी कमेंट करके बताओ। आपको पता है 1 से 50 तक 15 होते हैं, इसके लेकर आपको 10 होती हैं, और टोटल कितने हो गए, 25 होती हैं, ठीक है।
कितनी होती है 25, और यहाँ कितनी होती है शायद 40 होती हैं, शायद नहीं पक्का 40 होती हैं, ठीक है। और यहाँ कितना होता है 168 होती हैं, यानी 1 से 1000 तक के बीच में कितनी होती है 168 होती हैं, 168 होती हैं, 168 होती हैं, 46 होती हैं, 25 होती है, 10 होती है और 50 होती हैं। इतनी होती हैं आपको, यानी आप इसे आंसर आराम से प्यार से दे सकते हो, राइट। मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आप जल्दी से आइए और उन क्वेश्चनों को लगाते हैं, ठीक है। जल्दी बताइए और लगाते हैं। अब मेरे को क्वेश्चन बताइए, चलिए बताइए, इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए फटाफट से कि 60 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। 60 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी है? सॉरी, 60 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है कितनी है, यानी अभाज्य संख्या कितनी है 60 और 90 के बीच आएंगे, ये पता लगाना है फटाफट। उसको दो तरीके बताता हूँ मैं करने के आपको। पहला एक तो बच्चों वाला है कि 60 और 90 के बीच आप गिनकर देख लीजिए कितनी है, यानी मेरे पास 61 है, ठीक है। 61 के बाद आपको पता है ऐसे गिनोगे तो ऐसे गिनने में तो हमें बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। ऐसे अभाज्य संख्या निकालने और फिर उनको निकालना है, क्योंकि 61 के बाद आता है हमारा कौन सा 67 के बाद इस तरीके से लिखते जाएं और पता लगा लें कि कितनी है। 71 है ना, ऐसे निकाल लें, तो वो हमारे पास नहीं है, हम उस तरीके से नहीं करना। तो हम देखेंगे भैया यहाँ से 50 से और 100 तक के बीच में कितनी होती हैं। अभी मैंने बताया 10 अभाज्य संख्या होती हैं, कितनी होती है टोटल 10 अभाज्य संख्या होती हैं। अब देखो 50 से और 60 के बीच में निकालना बड़ा आसान है, तो 53 के बाद 55, 56, 57, 58, 59 हो गई, और 90 से और 90 के बीच में कितनी होती है 97, यानी एक ये होती है, यानी टोटल हुई हमारे पास जिस पर 10 है तो 3 संख्या हमारे पास हैं, तो यानी 3 घटाएंगे कितने बचेंगे यहाँ पर 7, यानी ऑप्शन नंबर 7 हमारा करेक्ट हो गया। बहुत आसानी से हमने निकाल लिया, इस तरीके से निकालेंगे यानी हमारे लिए ये आसान रहेगा 3 घटाना, और जबकि 19 गिनने में हमारा समय बहुत जा सकता है, तो इस तरीके से करना हम ज़्यादा अच्छा समझते हैं, ठीक है। बाकी आप गिनकर भी देख लीजिए तो वैसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं का एक साथ गुणा किया जाता है, इस गुणनफल का इकाइकांक क्या है? अब मेरी बात समझो, मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर 7, 3, मैंने लिखा यहाँ पे 9, और मैंने लिखा यहाँ पर 3, कुछ भी लिखा, देखो तनामतिया 9, यहाँ से तनाम 9 3 27, 7 पता, 7 गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा 7 या 21, 1 बचा, 1 गुणा 7 से करेंगे कितना आएगा 7 आया, 7 गुणा 5 से करेंगे 7 पंजे 35, यानी 35 आया। 5 एक ऐसा अंक है जिसको 0 से गुणा करने के बाद, यानी सॉरी 2 से गुणा करने पर ही ये 0 प्राप्त होता है। ये एक ऐसा तोप है जिसको 2 से गुणा करेंगे, इसके अंक को 5 के अंक को 2 से गुणा करेंगे तभी हमें इकाइकांक 0 मिल सकता है, अन्यथा 5 को जिस भी संख्या से गुणा करोगे, जितनी बड़ी भी संख्या से गुणा करोगे, वो हमेशा 5 ही बना रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा, यानी 5 का करेंगे तो सीधा सीधा आंसर है कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा। 110 कर लो, कोई भी संख्या कर लो, जितनी भी 110 तक की विषम अभाज्य संख्या को कितने से भी गुणा कर लो, हमेशा 5 ही बना रहेगा, जब तक कि उस गुणनफल में 2 ना हो, या 0 ना हो। 0 होगा तो 0 ही होगा, वो तो सिंपल सी बात है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योगफल योग क्या होगा, ये आपको बताना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा, ये आपको बताना है। फटाफट से बताओ कितना होगा। आपको पता है सर, मैंने अभी बताया कि 101 और कितना है आपका 9997, यानी 7, 9 और 1097, कितना हुआ 1097। ऑप्शन है 1097, बिल्कुल है 1097 ऑप्शन है, बिल्कुल है। यहाँ मैंने शायद 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन 1 है, ठीक है। तो मेरा देखो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हमारा है, तो ये भी नहीं हो सकता, राइट। 1097 है, क्लियर है। सबसे छोटी 4 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी 4 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी 4 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी है, बताओ फटाफट से। भाई ये तो है नहीं है ना, ये भी नहीं है, 1009 है हमारी, क्लियर है। कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? इसको करने के 2 तरीके मैंने बताए। एक तो 6 का गुणा करके देख लीजिए, सिंपल सी, आपको नहीं पता चला 6 दूनी 12, 1 बचा, और 6 4 बच्चे, और 6 ये तो देखो माइनस का 1 आ रहा है ना, ये है 1 बच रहा है, ठीक है, यानी 1 बच रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है 42 हो जाएगा तो 1 बच रहा है, माइनस का 1 करने पर जो अभाज्य संख्या बननी है। और देखो 6 दूनी 12, बच्चे कितने यहाँ पर 4, यानी 40 हो गया। 36 36 पर 4 बचे तो प्लस
यहाँ पे 42 हो रहा है तो यहाँ पे भी -1 हो रहा है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। 6 × 18, ठीक है, 6 × 18 और बचा 1, 6 × 24 और 40, वो ये भी एक बच रहा, तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन मुझे पता है 6 का मैं अगर इसमें डिवाइड देता हूँ, 6 4 से इस बचे, यहाँ पे बचेगा इतना, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। वैसे भी ये किसका गुणनफल होता है, 7, 11 और 13 का गुणनफल होता है, यानी इसके गुणनखंड 1 से ज़्यादा है, इसके गुणनखंड मतलब 2 से ज़्यादा हैं, 1 और उसके अलावा ज़्यादा आ रहे हैं, तो और ये 101 से भी होगा। इसकी 4 संख्या होती हैं, ये तो फेमस मल्टीपल है, तो ये आपका ऑप्शन में आ जाएगा, ये आपके ऑप्शन में आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो आपको पता है इन सबको 6 × इसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है। और वैसे भी अगर इनको देखोगे आप इसका ऑप्शन में फंस गए, जब आप 6 का भाग दे रहे हो तो यहाँ पे 4, यहाँ पे प्लस माइनस बनना है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है 7, 11, 13 ये फेमस है, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। और बाकी आपको पता है कि कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो 6 n + -1 के रूप में लिखी जाएगी, इसको मैंने करके भी दिखाया। कोई दिक्कत है, आप इस तरीके से ब्रेक करके भी लिख सकते हो। इन ऑप्शनों में जब भी करके देखोगे आप तो आपको 6 n + - के बन के दिख रहा है, लेकिन इस नंबर को आपको पहचानना पड़ेगा। इसमें आपका 6 n + वाला कॉन्सेप्ट जो है लागू होता है, ये आपको देखकर लगेगा इस वाले तरीके से कि ये अभाज्य संख्या, लेकिन 101 अभाज्य संख्या नहीं है, वो 1001 अभाज्य संख्या नहीं है, वो कौन सी है, सॉरी कैसी है, वो सहभाज्य संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हैं, यानी खुद से और 1 से ज़्यादा है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी और 1001 भी है, आसानी से बता सकते हो, ठीक है। आइए 2 नंबरों को और समझते हैं फटाफट, है ना, जल्दी से। एक तो है आपका कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। को प्राइम भाज्य नहीं होती है, ध्यान रखना, कभी पढ़ लें उसको, भाज्य संख्या। दूसरा है आपका को प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोल देते हैं इसको, यानी सहभाज्य संख्या। फटाफट चलिए फटाफट। देखो आपको पता है जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कौन से होते हैं, भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि आपको 4 बचा, 6 बचा, आपका 8 बचा, इनके गुणनखंड क्या हैं, 2 से अधिक है, यानी इनके गुणनखंड फैक्टर 2 से अधिक है। 4 के आपको 3 पाएंगे, इसके 4 पाएंगे, ऐसे सबको आपको बताए, अभी समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। भाज्य संख्या होती हैं। को प्राइम की बात करें तो ये ऐसे जोड़े देखे जाते हैं, जोड़े पेयर में देखा जाता है, पेयर देखा जाता है। पेयर का अगर एचसीएफ कितना है बेटा, दोनों पेयरों का एचसीएफ कितना बेटा, 1 है, कितना बेटा 1, तो वो हमेशा कैसा पाया जाता है, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर बोला जाता है। यानी मेरे पास अगर x और y 2 नंबर हैं, उन दोनों का एचसीएफ कितना है बेटा, एचसीएफ ऑफ x और y कितना है बेटा, यानी मासा कितना 1 है, तो वो हमेशा कैसा कहलाता है आपका, रिलेटिवली प्राइम यानी सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि मेरे को पता है 13 × 14 का एचसीएफ कितना आएगा, 13 को फैक्टर करेंगे तो 13 × 1, और एचसीएफ जिसको पता है आपको 14 × 1, तो दोनों में कॉमन कितना 1 है, तो एचसीएफ कितना आएगा 1। तो ये दोनों कैसे हैं आपके, सहभाज्य संख्या है। मेरी बात समझ में आ रही है, आपको क्या समझाना चाहता हूँ, यानी 17 × 18, यानी 17 × 18, या मैं 19 × 23 कर लेता हूँ, 19 × 23 कर लेता हूँ, तो दोनों का एचसीएफ कितना है, दोनों का एचसीएफ, दोनों में कॉमन, ना 19 किसी से कट रहा ना 23 कट रहा, यानी आपको पता है 19 और 23 कैसा नंबर है आपका, हमेशा 1 होगा। यहाँ 2 चीज़ें होती हैं, 2 आपका अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा, ज़्यादातर 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा बन होता है। 2 अभाज्य लिखो यहाँ पर, 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है बेटा, 1 होता है, राइट, पहला आंसर। दूसरा 2 लगातार पूर्णांकों का एचसीएफ भी 1 होता है। जैसे मैंने लिखा 2 और 3, 3 और 4, 5 और 6,
7 और 8, सबका एचसीएफ निकाल के देखो, सबका कितना आएगा यहाँ पे, एक एक ही आएगा, सबका एक एक ही आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी दो नंबर आपको जानने थे और इन पर बेस्ड देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बताइए कि 3 से 60 तक के बीच भाज्य संख्या होती है और 43 और 15 और 45 49 में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है ये बताना है। सबसे बड़ी और छोटी, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या का अंतर बताना है। तो मेरे को बताओ इस क्वेश्चन को कैसे निकालोगे, हमेशा याद देखो, पहले इनका अंतर निकालो कि देखो कैसे ऑप्शन निकालोगे। 60 माइनस के 3 कितना बचेगा भाई साहब, आपके पास संख्या बची टोटल 57। 57 से एक ज़्यादा होती है, हमेशा प्लस 1 करते हैं, 58 संख्या है। लेकिन आपको पता है ये भाज्य संख्या पूछी गई है, भाज्य संख्या पूछी गई है, तो मैं पहले 3 और 60 के बीच में मैं क्या देख लूँगा, अभाज्य संख्या देख लूँगा। 2 और 3 से स्टार्ट होती है और 60 के बीच में आपको पता है 50, 1 से लेकर 50 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है, 15 होती है। 15 में से 2 ये पहले निकल गए क्योंकि इनके बीच की निकालनी है, तो 2 निकल गए, तो हमारे पास बची कितनी बेटा, 13 बची, राइट, बची 13 है ना, 13 बची। और आपको पता है 51 और 51, 52, 53, 53 और 59, 2 संख्या ये ऐड हो गई यानी 15 हो गई, यानी टोटल कितनी हुई हमारे पास 15 हुई, 15 हो गई, क्योंकि 53 और 59 इसमें ऐड हो गई, 2 ये पहले कर चुके हैं इनके बीच की, क्योंकि 60 और इसके बीच में 53 और 59 भी आएंगी, तो 2 इसमें आ गई, टोटल 15 हो गई। तो 15 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे, 3 और 1 4, 43 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से निकालते हैं, हमेशा अंतर निकाल के प्लस से बन करना पड़ता है, एक ज़्यादा संख्या होती है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। इसके बाद देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी, हमेशा याद रखना सबसे बड़ी कितने भी अंकों की पूछे थे तो उतने ही 9 ले लेते हैं, उतने ही 9 ले लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि सबसे बड़ी संख्या उतने ही 9 लेंगे, सबसे छोटी संख्या के साथ में उतने ही अंकों के साथ 0 ले लें। 3 अंकों की संख्या तो 1 0 0 उतने ही 0 ले लेते हैं, तो यहाँ कितना होगा 9 9 8 और 9 9, यानी मेरे पास दोनों का अंतर चाहिए था, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो ये तो है ही नहीं, राइट, क्लियर है, आपको समझ में आया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको पता है पूर्ण वर्ग के लिए क्या होता है, इसके कंप्लीट जोड़े बने, क्या बने, कंप्लीट पेयर हों, जिसके कंप्लीट पेयर हों वो क्या बनता है आपका पूर्ण वर्ग बनता है। लेकिन क्या हम इनके कंप्लीट पहले गुणनखंड करें फिर कंप्लीट पेयर देखें, हम इतना हमारे पास समय है नहीं, उतना समय नहीं है, इसलिए मैं पता है एक शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट मेथड है आपके लिए, सिंपल आप चेक करना। जब आपको पता है एक और चीज़ पढ़ाई जाती है जहाँ इकाई का अंक कितना हो, 2 हो, 3 हो, 7 और 8 हो, जिसके इकाई का अंक 2 3 7 और 8 होता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, इकाई का अंक है ना 2 3 7 8 होता है, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। शॉर्ट में समझना है, इस पर तो 3 आ रहा नहीं होगा, इसमें 4 है तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें हो रहा है तो यही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, बाकी इनमें से हो सकते हैं, लेकिन इसमें 3 आ रहा तो मैं डायरेक्टली इस ऑप्शन को उठा दिया। तो सिंपल हम इस तरीके से कर सकते हैं, पेयर चेक कर नहीं करेंगे, ये मेथड को हम अप्लाई नहीं करेंगे, इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। नंबर 2, एक चीज़ पूछा जाता है परफेक्ट नंबर क्या होता है ना, परफेक्ट नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर पूछा जाता है, एक परफेक्ट नंबर पूछा था। परफेक्ट नंबर कौन सा है, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके गुणनखंड करने के बाद उसके गुणनखंडों का योग उसी संख्या के बराबर आ जाए। यानी मेरा कहने का मतलब कैसे, जैसे मैंने लिया 6 के गुणनखंड करूँगा तो कौन कौन से होते हैं आपको पता है, 1 होगा, 2 भी होता है, 3 भी होता है और 6 भी होता है। होता नहीं होता, आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, करेक्ट होता है या नहीं होता, 6 तो 6 को छोड़ो है ना, 6 नहीं, इतना ही होगा ना, उससे कम गुणनखंडों के योग, ठीक है। तो आपको पता है इसके फैक्टर ये हैं, 2 1 है, 2 है, 3 है, 6 को स्वयं को छोड़कर, खुद को छोड़कर, ठीक है। तो 6 को जोड़ोगे कितना आएगा यहाँ पे 1 2 3 और 5, कितना हुआ 4 3 5 और 6 के बराबर आ गए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मैंने लिया 14 का मैं गुणनखंड करूँगा तो कितना आता है, 1 आता है, 2 होता है, 7 होता है और कोई होता है नहीं, लेकिन हम इसको जोड़ूंगा तो आपको पता है 1 2 7, तो ये कितना आ जाएगा 10, ये परफेक्ट नहीं है। इसके बाद लेता हूँ मैं 28 के गुणनखंड कितने होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 7 होता है और 14 होता है, यही होते हैं। तो अब देखो 1 + 2 + 4 + 7 + और 14,
है ना। 14 7 21, 21 4 25, 25 और 3 कितने हो गए 28, बिल्कुल इसका योग 28 है। तो 6 भी परफेक्ट नंबर और 28 भी यहाँ पर परफेक्ट नंबर है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया, यानी 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आया, इन पर आधारित क्वेश्चन भी हमने समझे, राइट। अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, है ना, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। ये बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद जो हमें करना है वो करना है यूनिट डिजिट, है ना। लेकिन मैं यहीं पर स्टॉप छोड़ता हूँ, नंबर की यहाँ बात खत्म हो जाती है। अब थोड़े रूल्स चलेंगे हमारे। एक आएगा यूनिट डिजिट, एक आई देखो जीरोज वाला, जीरोज नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं वो कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है। तो अब हमारे पास 2 टॉपिक रहेंगे, 3 टॉपिक सॉरी। पहला रहेगा हमारे पास कौन सा, यूनिट डिजिट वाला इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। दूसरा डिविजिबिलिटी रूल पर, है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले इन टॉपिकों पे। और उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल तो हो गया हमारे पास, एक रिमाइंडर थ्योरम। इन 3 कॉन्सेप्टों पे हमें यहाँ बात करनी है अब, है ना। इन यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम, तीनों को करेंगे। पहले यूनिट डिजिट करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पे लास्ट में करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम फिर सेकंड पे करेंगे, राइट। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं, पढ़ना ना भूलें, ध्यान से लेक्चर को मिस ना करें। मैं कह रहा हूँ आपको हर एक कॉन्सेप्ट देता हुआ चल रहा हूँ, एक बार ध्यान से पढ़िए, आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है, समझ, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर के साथ, दमदार एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। और क्लास को शेयर करना ना भूलें उन बच्चों तक, जो मैंने कह रहा हूँ ना, लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दबाजी ठीक है जब भी है, लेकिन पर प्यार से पढ़िए, स्टार से पढ़िए। मैंने कहा ना, एक एक को सिखाकर मानूंगा मैं। तो आपको समझ रहा हूँ, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, डिटेल में दे रहा हूँ, और आपको बाकी क्वेश्चन भी करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है।